नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत दिनों भाजपा की ग्रामीण जिलाध्यक्ष निवेदिता चौधरी ने अमरावती के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर श्याम सुंदर निकम पर वर्ष 2013 से अब तक विविध पदों पर रहते हुए 100 करोड़ रुपयों का घोटाला करने का आरोप लगाया था। साथ ही उन्हें रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी का मास्टरमाइंड भी कहा था। अमूमन तमाम तरह के आरोपों पर चुप्पी साधे रहने वाले सीएस डॉक्टर निकम ने इस बार अपना मौन तोड़ा और बेहद मुखर होते हुए निवेदिता चौधरी द्वारा लगाए गए आरोपों का यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में सिलसिलेवार जवाब दिया। मंगलवार की दोपहर जिला मराठी पत्रकार संघ के वालकोट कंपाउंड परिसर स्थित मराठी पत्रकार भवन में बुलाई गई पत्रकार परिषद में सीएस डॉक्टर निकम ने कहा कि वे वर्ष 2013 से वर्ष 2016-2017 तक सुपर कोविड अस्पताल में वैद्यकीय अधीक्षक के तौर पर कार्यरत थे। इस अस्पताल को वर्ष 2013-2014 से वर्ष 2020-2021 यानी अब तक सरकार की ओर से अलग अलग लेखा शीर्ष के तहत कुल 93 करोड़ 67,49,572 रुपए प्राप्त हुए, जो विभिन्न कार्यों व देयकों पर खर्च हुए। इस निधि और खर्च का पूरा ब्यौरा इस पत्रवार्ता में प्रस्तुत करते हुए सीएस डॉक्टर निकम ने कहा कि जब उनके कार्यकाल के दौरान और कार्यकाल पश्चात सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के लिए कुल निधि ही 93 करोड़ रुपए आई और उस निधि से कई काम करते हुए देयकों का बाकायदा भुगतान भी किया गया, तो 93 करोड़ रुपए की निधि में से 100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हो सकता है, यह कोई समझदार व्यक्ति उन्हें बता दे। पहिला जो आरोप होता 100 कोटीचा घोटाळा, त्या हिशेबानं मी संपूर्ण कागदपत्र या ठिकाणी दिले आणि ज्या ठिकाणी शासनाकडून 100 कोटी आले नाही तर तिथे 100 कोटीचा घोटाळा कसा काय होणार, त्यामुळे मी हा आरोप मला खोटा आहे असं मी म्हणतो। दुसरा इंजेक्शन रेमडेसिविरच्या संदर्भात होता। इंजेक्शन रेमडेसिविर खरं म्हणजे हे आमच्या जिल्हा सामान्य रुग्णालयाच्या स्टोअरला येतं आणि तिथून जे काही कोविड रुग्णालय आहेत आमची त्या ठिकाणी आम्ही ते देत असतो। त्यामुळं या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा असा घोटाळा झाल्याचा आपल्याला निदर्शनास येत नाही आणि म्हणून हा आरोपसुद्धा आम्ही त्यात सामील आहोत हे आरोप मी खोटा असं मी म्हणतो। तिसरा एक डॉक्टर अमित निकमच्या संदर्भात त्यांनी जे काही आरोप केलेला आहे की ते शिकत असताना त्यांना नोकरी देण्यात आली, तर हे निकालच खोटा आहे। त्यांचं शिक्षण ऑक्टोबर 29/9/19 संपलं होतं आणि ते या ठिकाणी कामावर 1/11 रुजू झाले आहेत। त्याच्यामुळं ते कामावर शिकत असताना त्यांना आपण नोकरीला लावलं हे सुद्धा खोटं आहे। इस पत्रकार परिषद में सीएस डॉक्टर निकम ने स्पष्ट किया कि सरकारी नौकरी विशेषकर वरिष्ठ पद पर रहते समय किसी न किसी तरह के आरोप लगना बेहद आम बात होती है। ऐसे में उनकी किसी से कोई नाराजगी नहीं है। साथ ही वे किसी के खिलाफ मानहानि का मामला भी दर्ज कराने नहीं जा रहे, क्योंकि उनके पास ऐसे कामों के लिए बिल्कुल भी समय नहीं है। किंतु उनकी चुप्पी का इतने वर्षों की समर्पित सेवा के बाद एन रिटायरमेंट के मुहाने पर कोई गलत अर्थ न निकाला जाए, केवल इसके लिए आज वे पहली बार मीडिया के सामने आए हैं और खुद पर लगे आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दे रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने सरकारी निधि और खर्च का ब्यौरा पेश करने के साथ साथ अन्य सभी बातों व इल्जामों को लेकर अपना पक्ष मीडिया के जरिए आम जनता के सामने रखा है, ताकि जनता को तथ्यात्मक रूप से सच का पता रहे। सध्या तरी माझ्या मनात असा कुठल्याही प्रकारचा विचार नाही आहे, कारण मान अपमान हे चालत राहतात। त्यांचे जे करणारे आहेत त्यांनाही मान आहे, त्यांचा मान वाढो अशी मी अपेक्षा व्यक्त करतो। याच्यातून जर त्यांना खूप आनंद मिळाला असेल तर तो आनंद त्यांना अजून द्विगुणित असं मी करतो। पण अशा प्रकारचे विनाकारण खोटे आरोप करून ज्याचा आपण सिद्ध करू शकत नाही अशा प्रकारचे आरोप करून कोणाचं जी काही कार्य करण्याची प्रवृत्ती असेल किंवा कार्यातला त्यांना जर वाटत असेल की हे या कोविडच्या कामात दुर्लक्ष करतील तर हे चुकीचं आहे। मला जे काम करायचं आहे, मला जी जबाबदारी शासनाने दिलेली आहे ती मी आपली नियमितपणे शेवटच्या क्षणापर्यंत जोपर्यंत मी या क्षेत्रात आहो, जोपर्यंत मी या सेवेत आहो, तोपर्यंत मी पार पाडत राहील।
विगत 20 अप्रैल को राज्य सरकार द्वारा राज्य शिक्षा मंडल की ओर से ली जाने वाली कक्षा 10वीं की परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया गया था। वहीं अब आगामी 1-2 दिन में राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा 2 महत्वपूर्ण GR निकाले जाएंगे, जिसमें से एक GR में कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को कैसे उत्तीर्ण करना है इसके मानक तय किए जाएंगे। वहीं दूसरे GR में कक्षा 11वीं में कैसे प्रवेश दिया जाएगा इसे लेकर आवश्यक प्रावधान रहेंगे। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विगत 2 दिनों से इस संदर्भ में राज्य के महाधिवक्ता के साथ चर्चा की गई और दोनों GR की जानकारी गुरुवार को मुंबई उच्च न्यायालय में दी जाएगी। राज्य की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि कोविड की पहली लहर की तुलना में दूसरी व तीसरी लहर के दौरान छोटे बच्चों पर काफी परिणाम पड़ रहा है। यह बात न्यायालय के ध्यान में लाई जाएगी। इंटरनेट व अन्य समस्याओं के चलते कक्षा 10वीं की ऑनलाइन परीक्षा नहीं ली जा सकती। ऐसे में राज्य सरकार कक्षा 10वीं की परीक्षा नहीं लेने के निर्णय पर पूरी तरह से अटल है, जिसके बारे में राज्य सरकार द्वारा मुंबई हाईकोर्ट में अपने दोनों सरकारी अध्यादेशों के जरिए जानकारी दी जाएगी। भी दी जाएगी। गत रोज जिलाधीश शैलेश नवाल तथा निगमायुक्त प्रशांत रोड़े ने थोक सब्जी व फल मंडी का मुआयना करने के साथ ही इतवारा बाजार परिसर के फुटकर सब्जी बाजार का भी मुआयना किया। साथ ही सभी दुकानदारों एवं व्यापारियों को अपनी कोविड टेस्ट करवाने का निर्देश देते हुए कहा कि वे अपनी दुकानों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों व कामगारों की भी कोविड टेस्ट करवाएं। इसके अलावा लॉकडाउन में दी गई छूट के दौरान समय और नियमों का कड़ाई के साथ पालन किया जाए, अन्यथा नियमों का उल्लंघन होने पर संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर के चित्रा चौक से टांगा पड़ाव मार्ग पर होने वाली भीड़भाड़ पर अंकुश लगाने हेतु पुलिस प्रशासन ने सोमवार से इस परिसर के मुख्य मार्ग सहित यहां की सभी गलियों में बैरिकेडिंग कर दी है। ऐसे में सुबह के वक्त इतवारा बाजार शुरू रहने के बावजूद यहां पर वाहनों की आवाजाही की वजह से होने वाली भीड़भाड़ और ट्रैफिक जाम की स्थिति बिल्कुल भी दिखाई नहीं दी। साथ ही साथ इतवारा बाजार के भीतरी परिसर में भी रास्ते बड़े खुले दिखाई दे रहे थे और लोग बाग बड़े आराम के साथ अपनी जरूरत के लिए साग सब्जी व किराना की खरीदारी कर रहे थे। स्थानीय श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के प्रधान सचिव पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य के जन्मदिवस अवसर पर हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल द्वारा संचालित डिग्री कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन राष्ट्रीय सेवा योजना पथक द्वारा मंगलवार 25 मई को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। मंडल के ऑडिटोरियम में मंगलवार की सुबह 9 बजे से शुरू हुए इस शिविर में अपराह्न 12 बजे तक 101 रक्तदाताओं द्वारा स्वयं स्फूर्त तौर पर रक्तदान किया गया, जिनमें संस्था के कर्मचारियों, मॉर्निंग वॉक ग्रुप व विविध क्रीड़ा संगठन के पदाधिकारियों तथा शहर के प्रतिष्ठित नागरिकों का समावेश रहा। इन सभी ने पद्मश्री प्रभाकर राव वैद्य को उनके जन्म दिवस अवसर पर बधाइयां और शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु होने की कामना की। रोहिणी नक्षत्र को बारिश के मौसम का पहला महानक्षत्र माना जाता है, जिसका शुभारंभ मंगलवार 25 मई की सुबह से हुआ है। इसके साथ ही 25 मई से 2 जून के दौरान रहने वाले नौतपा की भी शुरुआत हो गई है। ऐसे में अब आगामी 2 जून तक तापमान में कुछ हद तक इजाफा होता दिखाई देगा। रविवार को कोविशील्ड वैक्सीन का नया स्टॉक प्राप्त होने के बाद सोमवार को अमरावती शहर सहित जिले के 80 कोविड टीकाकरण केंद्रों पर कुल 12,428 लाभार्थियों को कोविड वैक्सीन का पहला व दूसरा डोज लगाया गया। इसके साथ ही अमरावती जिले में कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगाने वाले लाभार्थियों की संख्या 4,04,634 पर जा पहुंची है। इसमें से 3,07,625 लाभार्थियों को पहला डोज लगाया गया है। इनमें से 97,009 लाभार्थियों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। इसी तरह संभाग में अब तक पहला व दूसरा डोज मिलाकर कुल 15,68,536 डोज लगाए जा चुके हैं। इस समय कोविड संक्रमण के साथ साथ ब्लैक फंगस नामक महामारी का भी संक्रमण चल रहा है। ऐसे में इन बीमारियों के लक्षणों की जांच व बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज हेतु सरकार की ओर से दरें तय की गई हैं और अस्पतालों द्वारा इन्हीं दरों के मुताबिक काम किया जा रहा है अथवा नहीं, इस पर प्रशासन की ओर से कड़ी नजर रखी जा रही है, जिसके लिए हर 3 अस्पतालों हेतु एक ऑडिटर की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। ऐसी जानकारी जिलाधीश शैलेश नवाल द्वारा दी गई है। अमरावती जिल्ह्यामध्ये जिल्हा टास्क फोर्स आणि म्युकरमायकोसिससाठी जी आम्ही ENTची टास्क फोर्स नेमली होती, त्याचे कार्यशाळेतून असं निघतो आहे की याचे चाचणी दर निश्चित करायला पाहिजे। त्यामुळे आम्ही अमरावती जिल्ह्यामध्ये MRI, CT स्कॅन याचे चाचणीचे दर म्युकरमायकोसिसचे निदानासाठी हे निश्चित करण्यात आलेले आहेत। याशिवाय कोविड हॉस्पिटलमध्ये सुद्धा राज्य शासनाने जे दर देण्यात आलेले आहेत त्याचा तंतोतंत पालन व्हावं यासाठी प्रत्येक 3 हॉस्पिटलच्या मागे आम्ही एक अकाउंटंट नेमलेले आहेत, जे त्या हॉस्पिटलमध्ये आकारण्यात येणाऱ्या सर्व बिलाची तपासणी करतील आणि प्री ऑडिट पण करतील। मी सर्व नागरिकांना आवाहन करतो की शासनाने वेळोवेळी दिलेले रेटपेक्षा जर कोणत्याही हॉस्पिटलमध्ये जास्त बिलाची आकारणी होत असेल तर त्यांनी आमचे नोडल ऑफिसर किंवा टोल फ्री नंबर किंवा या अकाउंटंटकडे संपर्क करावा आणि जेणेकरून त्याच्यामध्ये कारवाई करण्यात येणार आहे।
स्थानीय विलासनगर परिसर स्थित स्मशान भूमि में विगत 1.5 माह से कोविड संक्रमण की वजह से मृत हुए लोगों के शवों का अंतिम संस्कार करना शुरू किया गया। इस स्मशान भूमि में करीब 70 मृतकों की राख और अस्थियां बोरों में भरकर सुरक्षित रखी गई हैं, किंतु इन्हें ले जाने के लिए मृतकों के परिवार से अब तक कोई भी यहां नहीं पहुंचा है। ऐसे में उन मृतकों की राख और अस्थियां अपने परिजनों के आने का इंतजार कर रही है, किंतु कोविड की वजह से प्राण गंवाने वाले लोगों की अस्थियों और राख की ओर से उनके परिजनों ने मुंह मोड़ लिया है। ऐसे में मनपा के निर्देशानुसार स्मशान भूमि में सेवा देने वाले भालेराव नामक कर्मचारी द्वारा सभी मृतदेहों की राख और अस्थियों को समेटकर अलग अलग बोरों में भरा गया है और प्रत्येक बोरे पर संबंधित मृतक का नाम व पता लिखकर उन्हें स्मशान भूमि में बने शेड में सुरक्षित रखा गया है। इसमें से एक बोरा ऐसा भी है जिसमें एक पति पत्नी की राख और अस्थियों को एक साथ भरकर रखा गया है। स्थानीय राजापेट स्थित रेलवे ओवरब्रिज का काम शहरवासियों के साथ साथ अब खुद मनपा के लिए भी काफी बड़ा सिरदर्द साबित हो रहा है। विगत 5 वर्ष से चल रहे इस पुल का काम अब भी पूरा नहीं हुआ। इस आरओबी के लिए भूमि अधिग्रहण सहित कई तरह की तकनीकी दिक्कतें हैं, जिसकी वजह से अब इस आरओबी पर होने वाले खर्च का लागत मूल्य बढ़ गया है और शंकरनगर तथा बिलपुरा की ओर जाने वाला विंग तैयार करने के लिए प्रशासन को 14.5 करोड़ रुपयों का अतिरिक्त खर्च करना होगा। साथ ही अब 18% GST भी लगेगी। ऐसे में अब आरओबी पर होने वाला कुल खर्च 26 करोड़ रुपए से बढ़कर 40 करोड़ 53 लाख रुपए तक पहुंच गया है। मनपा की आर्थिक स्थिति पहले ही काफी कमजोर है, इसमें अतिरिक्त खर्च का बोझ भी मनपा पर पड़ने जा रहा है। ऐसे में स्वाभाविक है कि इसका असर शहर में चलने वाले अन्य विकास कामों पर पड़ेगा। आरओबी का ठेका रहने वाली चाफेकर कंपनी के संचालक प्रेम चाफेकर द्वारा कहा गया कि आरओबी का काम करने के संदर्भ में महानगर पालिका के पास कोई नियोजन नहीं है और इस काम में बार बार व्यवधान आने की वजह से काम पूरा होने में काफी विलंब हुआ, जिसके लिए राजनीतिक हस्तक्षेप भी मुख्य वजह रही। कंपनी ने अपनी ओर से अपनी जवाबदारी को पूर्ण किया है और अब उनकी इस प्रोजेक्ट पर आगे काम करने की कोई इच्छा नहीं है, जिससे मनपा प्रशासन को अवगत कराते हुए कंपनी को इस करार से बाहर करने की मांग की गई है। आरओबी के बचे हुए दोनों विंग को तैयार करने हेतु 8 करोड़ रुपए की निविदा निकाली जाएगी। साथ ही भूमि अधिग्रहण पर 6 करोड़ रुपए का खर्च होना अपेक्षित है। ठेकेदार के मुताबिक मनपा द्वारा अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से काम पूरा होने में काफी विलंब हो रहा है और इससे प्रोजेक्ट की लागत भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र राज्य लोक सेवा आयोग यानी MPSC द्वारा पुलिस उपनिरीक्षक पद की भर्ती के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है, जिसके अनुसार PSI पद के साक्षात्कार में शामिल होने हेतु शारीरिक जांच परीक्षा में अभ्यर्थी द्वारा 60 अंक प्राप्त करना आवश्यक है। इसके तहत अब MPSC की PSI पद हेतु पूर्व परीक्षा व मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले आवेदकों को शारीरिक जाँच परीक्षा में 60 अंक हासिल करने के बाद ही साक्षात्कार में शामिल किया जाएगा। आगामी 1 जून तक राज्य में संचारबंदी लागू की गई है। ऐसे में 1 जून के बाद लॉकडाउन व संचारबंदी को लेकर क्या स्थिति रहेगी, इस बारे में हर किसी में उत्सुकता देखी जा रही है। इस संदर्भ में प्रतिक्रिया देते हुए राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि राज्य के हालात को देखते हुए CM उद्धव ठाकरे द्वारा क्या निर्णय लिया जाता है, इस पर सब कुछ निर्भर करेगा और लॉकडाउन के संदर्भ में CM ठाकरे द्वारा लिया जाने वाला निर्णय सभी को मान्य रहेगा। इसके साथ ही जिले के ग्रामीण इलाकों में लगातार फैल रहे कोविड संक्रमण पर चिंता व्यक्त करते हुए पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक सरकारी नियमों व निर्देशों को अनदेखा व अनसुना करते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्र में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोविड प्रतिबंध के लिए स्वास्थ्य यंत्रणा का विस्तार करने के साथ ही जिला परिषद के विश्राम गृह में कोविड केयर तथा समुपदेशन केंद्र स्थापित किया गया है। इस केंद्र को राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा 2 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेंट दिए गए हैं। साथ ही पालक मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को सभी जरूरी साधन सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी। कोविड वायरस के संक्रमण से पीड़ित मरीजों का इलाज करने हेतु स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन प्रयासों को अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का साथ व सहयोग मिला है। ऐसे में आगामी 2 माह के भीतर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल परिसर में 100 बेड का स्वतंत्र अस्पताल शुरू किया जाएगा। ऐसी जानकारी राज्य की महिला व बाल विकास मंत्री तथा जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर द्वारा दी गई है। पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने बताया कि जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं का विस्तार करने हेतु सभी सामाजिक संस्थाओं व संगठनों से अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए आगे आने का आह्वान किया गया था, जिसके लिए खुद उन्होंने काफी गंभीरतापूर्वक प्रयास भी किए थे। इसके तहत अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन द्वारा अपने CSR फंड से सहयोग प्रदान किया जा रहा है और इस सहयोग के जरिए आगामी 2 माह के भीतर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 100 बेड का स्वतंत्र अस्पताल शुरू हो जाएगा। शहर के सबसे पुराने केंद्र स्थान रहने वाले जोग चौक में स्थित करीब 150 साल पुराने ऐतिहासिक घंटाघर को नया आयाम दिलाने के उद्देश्य से महापौर चेतन गावंडे ने आज घंटाघर परिसर का मुआयना किया। इस समय पुरातत्व विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा कर उचित कदम उठाने के निर्देश भी दिए गए।
विद्युत उद्योग के अधिकारियों व कर्मचारियों को फ्रंटलाइन कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए तथा मेडिक्लेम पॉलिसी के टीपीए में बदलाव किया जाए। इन प्रमुख मांगों को लेकर सोमवार से विद्युत उद्योग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा काम बंद आंदोलन शुरू किया गया है। 1000 से अधिक कर्मचारियों व 500 से अधिक अधिकारियों द्वारा इस आंदोलन में सहभाग लिया गया है, यानी शहर के करीब 80% विद्युत अधिकारी व कर्मचारी इस आंदोलन में शामिल हैं। ऐसे में यदि अमरावती शहर से जिले में विद्युत आपूर्ति खंडित होती है तो विद्युत के अभाव में कई तरह के कामकाज का नियोजन गड़बड़ा सकता है। ब्रेक द चेन अभियान अंतर्गत शहर में कड़ी पाबंदियां लागू होने के बावजूद भी नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों से मनपा ने बीते 22 दिनों में कार्रवाई करते हुए 16,27,000 रुपयों का दंड वसूल किया है। इनमें सबसे अधिक जुर्माना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों से किया गया है। साथ ही मास्क नहीं पहनने वालों से 79,000 रुपए और RT-PCR रिपोर्ट नहीं होने से 31,000 रुपए का दंड वसूल किया गया है। इस समय प्रशासन द्वारा कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए लोगों से बार बार आह्वान किया जा रहा है कि वे बिना वजह अपने घरों से बाहर ना निकलें और किसी भी काम के लिए बाहर निकलते समय मास्क जरूर पहनें। लेकिन इसके बावजूद लोग बाग इसकी अनदेखी कर रहे हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा रोजाना ही नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी बीच चौराहे पर RT-PCR टेस्ट की जा रही है। इसी श्रृंखला में मंगलवार को मनपा एवं पुलिस के संयुक्त पथक द्वारा जयस्तंभ चौक पर बिना वजह व बिना मास्क घूमने वाले लोगों की RT-PCR टेस्ट की गई। इसके साथ ही मनपा के सहायक आयुक्त नंदकिशोर टिखले की उपस्थिति में मंगलवार की सुबह 10 बजे से फर्स्ट स्टॉप परिसर में बेवजह घूमने वाले 177 नागरिकों की RT-PCR तथा 27 लोगों की रैपिड एंटीजन टेस्ट की गई। वहीं मनपा की टीम ने बडनेरा रोड पर गोपाल नगर के निकट अपनी मोबाइल वैन खड़ी करते हुए करीब 151 लोगों की RT-PCR टेस्ट की। इस समय अमरावती शहर में मौजूद कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए मनपा प्रशासन द्वारा जहां एक और शहर में जगह जगह पर कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं को लागू किया जा रहा है, वहीं मनपा मुख्यालय में भी कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय लागू किए गए हैं। ऐसे में मनपा के सभी मुख्य प्रवेश द्वारों पर मनपा परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों की बेहद कड़ाई के साथ स्वास्थ्य जाँच की जा रही है। इसके तहत मनपा परिसर में प्रवेश करने वाले लोगों की थर्मल स्कैनिंग के जरिए शारीरिक तापमान की जाँच की जा रही है। साथ ही बिना मास्क पहने किसी को भी मनपा कार्यालय परिसर में प्रवेश नहीं दिया जा रहा और हर एक के लिए सैनिटाइजर का प्रयोग करना अनिवार्य किया गया है। हाल ही में जिलाधीश कार्यालय द्वारा संपत्ति की खरीदी बिक्री व दस्त पंजीयन हेतु उपनिबंधक कार्यालय को संचारबंदी के दौरान काम करने की छूट दी गई। ऐसे में अब संपत्तियों की खरीदी बिक्री करने हेतु लिखा पढ़ी के लिए बड़े पैमाने पर मुद्रांक शुल्क यानी स्टैम्प पेपर की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में जिलाधीश कार्यालय में मुद्रांक शुल्क विक्रेताओं के पास स्टैम्प पेपर खरीदने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ उमड़ रही है। मंगलवार 25 मई की दोपहर सूरज के आसमान के ठीक बीचों बीच आ जाने की वजह से धरती पर किसी भी व्यक्ति या वस्तु की कड़ी धूप के बावजूद 52 सेकंड तक कोई परछाई नहीं बनी। भूगोल विज्ञान में इसे जीरो शैडो डे वाली स्थिति कहा जाता है, जब सूरज के ठीक सिर के ऊपर रहने की वजह से कुछ समय के लिए किसी भी व्यक्ति, वस्तु या इमारत की परछाई नहीं बनती। जीरो शैडो डे की स्थिति का शहर के कुछ नौनिहालों ने गोलाकार बनाते हुए आनंद लिया और अपनी गायब होती परछाई का अनुभव भी किया। जिले में आज 525 नागरिकों की कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसके साथ ही जिले में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 79,547 पर जा पहुंची है। वहीं मंगलवार को 24 घंटे के दौरान जिले के कोविड अस्पतालों में कुल 8 कोविड संक्रमितों की मौत हुई। जिले में कोविड मृतकों की संख्या बढ़कर अब 1,390 पर पहुंच गई है। इसके अलावा मंगलवार को जिले के कोविड अस्पतालों से 1,059 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया। जिले में अब तक कुल 80,582 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। वहीं संभाग में मंगलवार को कुल 1,773 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 268, यवतमाल के 167, बुल्ढाना के 478 व वाशिम के 335 मरीजों का समावेश रहा। मंगलवार को संभाग में 1,345 मरीजों को कोविड मुक्त हो जाने के चलते डिस्चार्ज दिया गया, जिनमें अकोला के 478, यवतमाल के 507, बुल्ढाना के 615 व वाशिम के 486 मरीज शामिल हैं। संभाग में अब तक कुल 3,37,698 कोविड संक्रमित मरीज पाए जा चुके हैं, जिनमें से 3,10,932 मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। साथ ही अब तक कुल 5,046 मरीजों की कोविड संक्रमण के चलते मौत हो चुकी है, जिनमें अकोला के 971, यवतमाल के 1,733, बुल्ढाना के 573 तथा वाशिम के 379 मरीजों का समावेश है। इस समय जहां एक और रोजाना पाए जाने वाले संक्रमित मरीजों की संख्या घटकर लगभग आधी हो गई है और शहरी क्षेत्र में संक्रमण की रफ्तार काफी हद तक नियंत्रण में आ गई है, वहीं दूसरी ओर जिले के विभिन्न तहसील एवं ग्रामीण इलाकों से कोविड संक्रमित मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। इस समय अमरावती जिले के अचलपुर, चांदूर बाजार, वरुड व दरियापुर तहसील क्षेत्र सहित अमरावती तहसील क्षेत्र के कुछ ग्रामीण इलाकों में काफी तेजी से कोविड संक्रमित मरीज पाए जा रहे हैं। गत रोज अमरावती जिले में कुल 542 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिनमें से अमरावती मनपा क्षेत्र के 122 संक्रमित मरीजों का समावेश था। वहीं अमरावती तहसील में शामिल ग्रामीण इलाकों में 27 संक्रमित मिले थे। जिले की 13 तहसीलों से 395 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें सर्वाधिक 80 मरीज अकेले अचलपुर तहसील क्षेत्र से पाए गए थे।
जिले के कुल 40 सरकारी व निजी कोविड अस्पतालों तथा 5 कोविड हेल्थ केयर सेंटरों में कोरोना संक्रमित मरीजों को भर्ती करने हेतु 2315 बेड की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है, जिसमें से इस समय 1362 बेड पर कोविड संक्रमित मरीजों को भर्ती रखा गया है और लगभग आधे के आसपास यानी 1153 बेड रिक्त पड़े हैं। विगत कुछ दिनों से अमरावती शहर से जिले में जहां एक और कोविड अस्पतालों व कोविड हेल्थ केयर सेंटरों की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है, जिसकी वजह से मरीजों के इलाज हेतु उपलब्ध बेड की संख्या भी बढ़ रही है। वहीं दूसरी ओर रोजाना पाए जाने वाले संक्रमितों की तुलना में अब रोजाना कोविड मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे में पहले की तुलना में रिक्त रहने वाले बेड की संख्या भी बढ़ रही है। महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के महासचिव सागर देशमुख द्वारा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के कुलगुरु डॉक्टर मुरलीधर चांदेकर आगामी 1 जून को सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं और उन्होंने कोविड संक्रमण काल जारी रहने के बावजूद अपनी सेवानिवृत्ति से महज 2 दिन पहले 29 मई को विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया है, जिसमें शामिल होने हेतु राज्यपाल व कुलपति भगत सिंह कोश्यारी को भी आमंत्रित किया गया है। कुल मिलाकर इस जरिए कुलगुरु डॉक्टर चांदेकर द्वारा दीक्षांत समारोह की आड़ लेकर राज्यपाल की उपस्थिति में अपनी तमाम गलतियों को छिपाने का प्रयास किया जा रहा है। अतः राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित नहीं रहना चाहिए। अब फ्रंटलाइन वर्कर की तरह किसी भी टीकाकरण केंद्र पर पत्रकार भी वैक्सीन ले सकते हैं, ऐसे आदेश जिला परिषद स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। जिले में फिलहाल 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों का टीकाकरण किया जा रहा है और टीकाकरण अभियान में फ्रंटलाइन वर्करों का भी समावेश करने की सूचना जिला स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी की गई है। फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पर टीकाकरण करवाने के लिए पहचान पत्र व आधार कार्ड का रहना आवश्यक किया गया है। कल विश्व शांति दूत तथागत भगवान गौतम बुद्ध की जयंती संपूर्ण विश्व में मनाई जाएगी, जिसमें देश भर के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में बुद्ध जयंती समारोह का आयोजन ऑनलाइन पद्धति से किया जाए, ऐसा आह्वान भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश संगठक विजय कुमार चोरपगार द्वारा किया गया है। होटल लैंडमार्क के संचालक तथा संकल्प फाउंडेशन के संस्थापक नितिन कदम द्वारा विगत कई दिनों से अपने फाउंडेशन के जरिए गरीब व जरूरतमंद लोगों तक भोजन पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। नितिन कदम ने रविवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा बिच्छू टेकड़ी, राहुल नगर, इस्लामपुरा व चपरासीपुरा परिसर में जरूरतमंद गरीबों को अनाज व किराना किट का वितरण किया। उद्योगपति नितिन कदम द्वारा की जा रही मानव सेवा की राज्य मंत्री बच्चू कडू द्वारा भी सराहना की गई है। शहर पुलिस आयुक्तालय की अपराध शाखा को गत रोज पेट्रोलिंग के दौरान गुप्त सूचना मिली थी कि नागपुर गेट पुलिस थानांतर्गत ट्रांसपोर्ट नगर में कुछ लोग अवैध तरीके से ऑक्सीजन गैस सिलेंडर व कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग करते हुए गैस वेल्डिंग के जरिए ट्रक के स्पेयर पार्ट काटने का काम कर रहे हैं, जिसके बाद अपराध शाखा के पथक ने तुरंत वहां छापा मारकर 2 ऑक्सीजन गैस सिलेंडर सहित अन्य साहित्य बरामद किया, जिनका मूल्य 1,72,000 रुपये बताया गया है। इस कार्रवाई में गैस वेल्डिंग कटला चालक मोहम्मद जुनैद अब्दुल जलील सहित गैस वेल्डिंग के जरिए ट्रक के स्पेयर पार्ट तोड़ रहे हमीद खान, हाफिज खान, अब्दुल नाजिम, अब्दुल नईम, मोहम्मद मुश्ताक, अब्दुल गनी तथा शेख सईद शेख आबिद को गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया है। दवाइयों का अवैध तरीके से स्टॉक जमा करके रखने तथा संदेहास्पद वैद्यकीय पदवी रहने के मामले को लेकर रुग्ण कल्याण समिति द्वारा गत रोज वाशिम जिले के कारंजा लाड निवासी डॉक्टर शोएब एम खान सिद्दीकी के रोशन क्लिनिक नामक दवाखाने पर छापा मारा गया, जहां से करीब 25 लाख रुपए की दवाइयों का अवैध स्टॉक बरामद किया गया। इस डॉक्टर के पास वैद्यकीय व्यवसाय करने हेतु कोई वैध डिग्री या प्रमाण पत्र भी नहीं पाए गए। बावजूद इसके इस डॉक्टर द्वारा कोविड संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा था और जिस समय छापा मारा गया उस समय यहाँ पर 2 मरीजों को सलाइन भी लगाई गई। इस कार्रवाई के चलते वैद्यकीय क्षेत्र में जबरदस्त सनसनी व्याप्त है। स्थानीय महादेवखोरी परिसर स्थित जंगल परिसर में विगत गुरुवार की शाम एक ही पेड़ पर फांसी के फंदे से लटके प्रेमी युगल के शव पाए गए थे, जिसके बाद जिला सामान्य अस्पताल के डॉक्टर विशाल गावंडे ने मृतक लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट फ्रेजरपुरा पुलिस थाने के सुपुर्द की है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि इस लड़की की मौत फांसी का फंदा लगने की वजह से हुई। वहीं इस लड़की के साथ आत्महत्या करने वाले किशोरवयीन लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक प्राप्त नहीं हुई है, जो आगामी गुरुवार को मिलेगी, ऐसा अनुमान है। वर्ष 2015 में दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद फरार रहने वाले आरोपी को तलेगांव दशासर पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। तलेगांव दशासर थाना क्षेत्र में 6 नवंबर 2015 में देवगांव उसलगवान मार्ग पर रुद्रांश ढाबे के पास ट्रक चालक और क्लीनर की हत्या कर ट्रक में रखे 206 सोयाबीन की बोरियां लूट ली गई थी। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। वहीं सुनील भलावी नामक आरोपी फरार था, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही थी और अब उसे यवतमाल जिले के बाबुलगांव तहसील में आने वाले नवरगांव से गिरफ्तार किया गया है।
शराब के नशे में हुए विवाद में दोस्त की हत्या किए जाने की घटना धामनगांव रेलवे तहसील अंतर्गत सावला गांव में घटित हुई। धामनगांव शहर से 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित सावला गांव में रविवार देर रात 12 बजे के दौरान रामभाऊ काकड़े की हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई। पता चला है कि रामभाऊ काकड़े और स्वप्निल मून इन दोनों को शराब पीने की आदत थी और रविवार की रात दोनों का शराब के नशे में किसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद स्वप्निल मून ने रामभाऊ काकड़े के सिर पर लाठी से जोरदार हमला किया, जिससे रामभाऊ की मौके पर ही मौत हो गई। अकोला जिला पुलिस की अपराध शाखा टीम ने सोमवार को हरिहरपेट स्थित गाड़गे नगर निवासी दीपक पराते के घर की तलाशी ली। इस समय स्नीफर डॉग लूसी ने आरोपी के घर से 640 ग्राम गांजा ढूंढ निकाला। इस मामले में अपराध शाखा की टीम ने दीपक पराते के खिलाफ पुराना शहर पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया है। यवतमाल जिले में केवल 12 रेती घाटों की नीलामी हुई थी। वहीं जिन रेती घाटों की नीलामी नहीं हुई वहां से रेत तस्करों द्वारा रेती ढुलाई का काम किया जा रहा है। यह बात ध्यान में आते ही राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 12,000 रेती जब्त की है और 62 रेत के टीले मिलने पर संबंधितों को नोटिस भेजी गई है। अमरावती ग्रामीण क्षेत्र में इन दिनों चोरी की वारदातें बढ़ गई हैं। ऐसे में मामलों को सुलझाने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरिबालाजी एन ने ग्रामीण अपराध शाखा को जिम्मेदारी सौंपी है और ग्रामीण अपराध शाखा की टीम ने बेनोडा शहीद पुलिस के साथ मिलकर केवल 12 घंटे में चोरी की एक वारदात का पर्दाफाश किया और चिंचोली गवली के 2 युवकों को हिरासत में लेकर उनके पास से मोटरसाइकिल व नगद सहित 3,12,000 रुपए का माल बरामद किया। हिरासत में लिए गए आरोपियों के नाम अंकुश हटकर व सुमित हटकर बताए गए हैं। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।